गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके का 10वां भाग लिया है, जिसमें हमने 100 से भी अधिक प्रश्न रखे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारी पानी की खोज किसने की थी? क्वेश्चन पूछता है भारी पानी या भारी जल की खोज किसने की थी? याद रखिए यूरे ने भारी जल या भारी पानी की खोज की थी। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारी जल या भारी पानी की खोज किस वर्ष हुई थी? याद रखिए वर्ष 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी स्टूडेंट? 1931 ईस्वी में भारी जल या भारी पानी की खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। भारी पानी की खोज किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए भारी पानी की खोज 1931 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1931 ईस्वी में भारी पानी की खोज हुई थी। ऑप्शन ए इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र पंजाब के नागल में है। कहाँ स्टूडेंट? पंजाब के नागल में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करिए भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र 1962 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र 1962 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं हैं। नोट करिए सभी, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं हैं मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया रोग किससे होता है? नोट करिए सभी, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? याद रखिए हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट? इंसुलिन के अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इंसुलिन के अल्पश्रावण से कौन सा रोग होता है? नोट करिए इंसुलिन के अल्पश्रावण से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? मधुमेह रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु कोश कहाँ उपस्थित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए वायु कोश कहाँ उपस्थित होते हैं? याद रखिए जलोदभिद में वायु कोश उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, जलोदभिद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए डायनमो की खोज सभी नोट करिए स्टूडेंट, माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की थी। कभी कभी डायनमो ना दे करके पूछता है कि विद्युत जनित की खोज किसने की थी, तो वो ऑप्शन डी राइट होगा, माइकल फैराडे ने डायनमो या विद्युत जनित की खोज की थी। ओके, ये डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो का कार्य होता है स्टूडेंट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? याद रखिए सभी नोट करिए, डायनमो जो है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए जी का मान न्यूनतम सबसे विषुवत रेखा पर होता है। नोट करिए सभी स्टूडेंट, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, जी का मान सबसे न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जी का सबसे मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है जी का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन बी एंड सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों में ल्यूब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
याद रखिए भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सभी नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन उलट के पूछ देता है कि मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो नोट करिए सभी, ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ओके, और ये पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ है। क्वेश्चन पूछता है कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है, वो है ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन एक प्रकार की क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सभी नोट करिए, नींबू निचोड़ने की मशीन एक प्रकार की क्या है? नोट करिए, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी स्टूडेंट। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? बी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, बी जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? याद रखिए, ए, डी, ई और के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए सभी नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता पिता में रक्त समूह ए पॉजिटिव हो तो संभावित रक्त बच्चों का क्या होगा? याद रखिए, ए और ओ होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन ये भी दे देता है कि प्रकाश में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? याद रखिए, नारंगी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अच्छा ये बताइए कि सबसे तरंग दैर्ध्य किसका कम होता है? तो याद रखिए, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। किसका होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, मैग्नीशियम शेष बचेगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ किसी की भी सीमा नहीं लगती है? याद रखिए, श्रीलंका। श्रीलंका की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका और भारत को अलग करने के लिए कौन सी खाड़ी है? तो याद रखिए, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत को अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत को अलग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ खबरें आई थी कि इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो 0.8 इसकी ऊंचाई 0.48 इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। अगर ऑप्शंस में 8,848 मीटर है तो ये सही होगा। अगर ऑप्शन में ये दिया हो 8,048.48 तो ये भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो याद रखिए, नोट करिए सभी, 16.49%। कितना स्टूडेंट? 16.49%। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, रुधिर, नोट करिए सभी, रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है। क्वेश्चन 7.4 भी दे देता है तो वो भी सही होगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है।
यदि 7.4 भी दे दिया है तो ये भी सही होगा, क्योंकि 7.4, 7.3 और 5 के बीच आता है। क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का जो मान होता है कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय या उदासीन। तो याद रखिए रक्त का जो मान होता है तो क्षारीय होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? क्षारीय। सभी नोट करिए, रक्त का जो पीएच मान होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। याद रखिए मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं? तो नोट करिए सभी, मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं। कितने जोड़ी स्टूडेंट? 31 जोड़ी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? जैसे कि पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिए प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, प्लाज्मोडियम परजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र का असमान घटक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए मूत्र का असमान घटक है एल्ब्यूमिन। कौन सा स्टूडेंट? एल्ब्यूमिन मूत्र का असमान घटक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, मूत्र का असमान घटक एल्ब्यूमिन है। क्वेश्चन पूछता है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में तो मूत्र का असमान घटक कितना क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्रेब चक्र का दूसरा नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए सिट्रिक एसिड चक्र है। क्या है? सिट्रिक एसिड चक्र क्रेब चक्र का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। बताइए आँख को समान बनाने के लिए आवश्यक लेंस कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आवश्यक होगा। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड है। कौन है स्टूडेंट? जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है स्टूडेंट? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन डी इसका राइट है, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हरित क्रांति की खोज किस वर्ष हुई थी? याद रखिए 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति की खोज की गई थी। चलिए पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। लगभग 75% के बराबर मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट यह दे देता है शुष्क स्नेहक। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है? शुष्क स्नेहक। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? क्या है? कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है, कौन सा है? याद रखिए ग्रेफाइट है। कौन सा स्टूडेंट? ग्रेफाइट है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से हैं? याद रखिए कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? याद रखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए स्टूडेंट, नोट करिए सभी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? याद रखिए 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। सभी नोट करिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करती है? याद रखिए, सभी नोट करिए, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर आयन मंडल है। कौन है स्टूडेंट? आयन मंडल है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। जल योजन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जल योजन। जल योजन ना दे करके कभी कभी उदकन भी दे देता है, तो उदकन भी राइट होगा, या दोनों दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? नोट करिए, मनुष्य में 13 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट करिए सभी। क्यूनाइन जो है मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, क्यूनाइन। क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया की खोज किस वर्ष हुई थी? याद रखिए, मलेरिया की खोज 1880 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेब्रान ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर का जीवन काल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मनुष्य में कितना होता है? याद रखिए, नोट करिए सभी, 120 दिन होता है। कितना होता है? मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल 120 दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिए, 2 से 5 दिन का होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत का कितना होता है? 2 से 5 दिन। केंचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, नोट करिए सभी। नेफ्रिडिया जो है केंचुआ का उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। केंचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है। केंचुआ, जोंक तथा नेरिस्ट सभी का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया। सभी नोट करिए स्टूडेंट, केंचुआ, जोंक तथा नेरिस्ट का उत्सर्जी अंग कौन है? तो नेफ्रिडिया है। क्वेश्चन पूछता है केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट करिए सभी, केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरीमीमा पोस्थुमा है। क्या स्टूडेंट? फेरीमीमा पोस्थुमा। और पूछता है केंचुआ किस प्रकार का जंतु है? तो ये द्विलिंगी जंतु है। कौन सा है स्टूडेंट? द्विलिंगी जंतु है केंचुआ। ओके, नोट करिए सभी, द्विलिंगी जंतु है केंचुआ, जो किसानों का मित्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है किसानों का मित्र कौन है? तो याद रखिए केंचुआ। क्या पूछता है केंचुए का मित्र कौन है? तो किसान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? नोट करिए सभी, कुष्ठ रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, कुष्ठ रोग। ओके स्टूडेंट, कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन पूछता है कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो नोट करिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है क्या कहलाती है? नोट करिए, परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? परासरण की क्रिया होती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, नोट करिए। यूट्रिकोलेरिया है। कौन है स्टूडेंट? यूट्रिकोलेरिया जो है पौधा जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है, यूट्रिकोलेरिया। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नोट करिए, यूट्रिकोलेरिया जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। क्वेश्चन पूछता है तो यूट्रिकोलेरिया, ड्रोसेरिया, डायोनिया, नेफेंथीज,
आदि जो ये पौधे हैं जो भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? याद रखिए, लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है आत्महत्या की थैली, तो आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? नोट करिए सभी, 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। पूछता है कभी कभी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? याद रखिए, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1 जनवरी 1949 को। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो नोट करिए सभी, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे इसके प्रथम गवर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? नोट करिए, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? नोट करिए, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे स्टूडेंट? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? नोट करिए सभी, सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। कौन है स्टूडेंट? सारस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उत्तर प्रदेश की राज मछली कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की राज मछली कौन है? नोट करिए, चीतल या चीतला। चीतल जो है उत्तर प्रदेश की राज मछली है। कभी कभी चीतल ना दे करके चीतला दे देता है, तो वो भी सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? नोट करिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। कौन है स्टूडेंट? बारहसिंघा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नोट करिए सभी, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। कौन है स्टूडेंट? अशोक। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ढाक, पलाश, टेसू। कौन है स्टूडेंट? ढाक, पलाश और टेसू। क्वेश्चन कभी कभी तीनों दे देता है और कभी कभी एक एक ही देता है। यदि ढाक दे दे तो ये भी सही है, पलाश दे दे तो ये भी सही है, टेसू दे दे तो ये भी सही है। तीनों उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये भी नोट करिए, 2015 में सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोट करिए सभी, 2/3 मत आवश्यक है जो उप प्रधान को अपने पद से हटाने के लिए। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 मत। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? नोट करिए सभी, 59,000 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी है स्टूडेंट? 59,000 ग्राम पंचायतें। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन 59, कभी कभी क्वेश्चन में 59,000 ना दे करके 58,000 कुछ दे देता है, तो वो भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट करिए। वीपी सिंह ने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यभार नहीं संभाला है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। भारत के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंतराव चौहान, चौधरी देवी लाल और लालकृष्ण आडवाणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। अनुच्छेद 170 से विधानसभा का संबंध है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। क्या है स्टूडेंट? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? याद रखिए, MS वर्ड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, नोट करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, MS वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? नोट करिए, फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? जिसमें सर्वाधिक सीमा लगती है, कौन सा देश है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन जो है, चीन से सभी देशों की सर्वाधिक सीमा लगती है। इसमें से 14 देशों की सीमा स्पर्श करती है। भारत की है, तो भारत की बात करें तो भारत की 7 देश हैं जिनसे चीन की सीमा स्पर्श करती है। ब्राज़ील की 10 हैं, 4 कनाडा की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? नोट करिए, 55 से 60% मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट करिए। पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे संतूर वादक थे। कौन थे स्टूडेंट? संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। और कभी कभी पूछ देता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो नोट करिए, ये कश्मीरी लोकवादक हैं। कौन है? कश्मीरी हैं ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। कश्मीरी हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नोट करिए, भारत रत्न है। कौन है स्टूडेंट? भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोट करिए, 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत रत्न कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। नोट करिए, 26 जनवरी को ये हर साल दिया जाता है भारत रत्न। और इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत रत्न पर कौन सा चित्र अंकित है? तो सूर्य का चित्र अंकित है। किसका? सूर्य का चित्र अंकित है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सूर्य का चित्र अंकित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नोट करिए, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन थे स्टूडेंट? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इनका कार्य इन्होंने कब तक कार्य किया था? तो नोट करिए, 31/7/1937 से 10/8/1950 तक। कब किया था? 10/8/1950 तक इन्होंने
कार्य किया था, जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। कौन है स्टूडेंट? इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है भारत का सबसे उत्तरी छोर। बात करें पूर्वी छोर की, भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी छोर किबुथु है। कौन सा है? किबुथु। बात करें पश्चिमी छोर की, तो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? बताइए स्टूडेंट, भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? तो याद रखिए इंदिरा कॉल है। कौन है स्टूडेंट? इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी छोर है। दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। ओके। और पूर्वी छोर है तो पूर्वी छोर किबुथु है, पश्चिमी छोर है गुहार मोती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? याद रखिए भारत का सबसे पूर्वी छोर किबुथु है। कौन है स्टूडेंट? किबुथु भारत का सबसे पूर्वी छोर है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। और सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? तो गुहार मोती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? तो याद रखिए गुहार मोती। कौन है स्टूडेंट? गुहार मोती। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। ओके। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नोट करिए 7 दिसंबर 1627 को इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 7 दिसंबर 1627 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए स्टूडेंट। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी काल का सर्वप्रथम विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो इन्हीं के द्वारा किया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। क्वेश्चन ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र ना दे करके कभी कभी ग्रियर्सन दे देता है, तो ये भी सही होगा। ग्रियर्सन ने ही आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता माने जाते हैं ये, और ये इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी काल का विभाजन किया था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो नोट करिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अंधेर नगरी चौपट राजा और भारत दुर्दशा आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम हिंदी काल का विभाजन किसने किया था? तो नोट करिए ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? ग्रियर्सन ने हिंदी काल का सर्वप्रथम विभाजन किया था। ऑप्शन 20 का राइट होगा, ग्रियर्सन या भारतेंदु हरिश्चंद्र, दोनों सही हैं। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र दिया है तो ये भी सही होगा, ग्रियर्सन दिया है तो ग्रियर्सन सही होगा। ग्रियर्सन का ही नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ग्रियर्सन का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ग्रियर्सन का मूल नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? नोट करिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है, ये सिद्धांत किस विज्ञान पर आधारित है? याद रखिए आर्किमिडीज पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड चूना पानी को दूधिया बनाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है किसमें, किस अवस्था में? याद रखिए
प्रकाश संश्लेषण की अवस्था में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। मनुष्यों में यूरिया जो है यकृत में बनता है। कहाँ बनता है स्टूडेंट? यकृत। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है सड़े हुए अंडे की तरह होता है। किसको होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण बोसोन का नाम का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए। एसएन बोस से इनका संबंध है। एसएन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। एसएन बोस ना दे करके सत्येंद्र नाथ बोस दे देता है, तो ये भी सही होगा। क्वेश्चन पूछता है सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए 1894 में इनका जन्म हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलियम की परमाणु संख्या 31 है। किसकी है स्टूडेंट? गैलियम की परमाणु संख्या 31 है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नोट करिए, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा नापी जाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। गिगर मूलर द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। किसके द्वारा? गिगर मूलर द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, गिगर मूलर काउंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो याद रखिए, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। उत्तरी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर। नोट करिए, पृथ्वी के केंद्र पर जब उसे रखा जाता है तो उस वस्तु का भार न्यूनतम होता है। कब रखा जाता है कि कब कम होता है? तो जब पृथ्वी के केंद्र पर उसे रखा जाता है तो उस वस्तु का भार न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखाई देता है? तो याद रखिए, सफ़ेद अवक्षेप बनता हुआ दिखाई देता है। कैसा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, सफ़ेद अवक्षेप बनता हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। प्लीहा जो है मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछता मलेरिया रोग कौन सा मच्छर फैलाता है? तो नोट करिए, मलेरिया रोग मादा मच्छर फैलाता है। कौन सा? मादा मच्छर मलेरिया रोग फैलाता है। और ये भी आता है क्वेश्चन में कि किस परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग कहाँ के वैज्ञानिक थे? याद रखिए, स्टीफन हॉकिंग ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिन्हें ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अत्यंत भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसीलिए इनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। सभी नोट करिए, इन्हें ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में इन्होंने अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन पूछता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका किस वैज्ञानिक ने निभाई थी? तो स्टीफन हॉकिंग ने निभाई थी। किसने? स्टीफन हॉकिंग ने। चलिए अगला देखते हैं।
अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? नोट करिए, टेक क्रिया प्रणाली द्वारा श्वास लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नोट करिए, अभ्रक जो है ताप बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी क्या है जो यकृत को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, हेपेटाइटिस बी क्या है? तो एक वायरस है। क्या है स्टूडेंट? हेपेटाइटिस बी एक वायरस है। क्वेश्चन पूछता है हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? इसको छोटा करके क्वेश्चन पूछ देता है। रेलवे में अधिकतर छोटा करके ही क्वेश्चन पूछता है। तो हेपेटाइटिस बी यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। वायरस है जो यकृत को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, मस्तिष्क के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। याद रखिए, बृहस्पति उपग्रह के जो ग्रह हैं सबसे ज़्यादा हैं। कितने हैं? याद रखिए, बृहस्पति उपग्रह के उपग्रह भी पूछ देता है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह कितने हैं? तो नोट करिए 69, और ये बढ़ते रहते हैं। हमने ये आपको एटलस 2021 के अनुसार बताया है। एटलस में जो दिया हुआ है कि 69 उपग्रह हैं बृहस्पति ग्रह के। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर 1 वोल्ट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, पास्कल जो है दाब की इकाई है। दाब की इकाई है पास्कल। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। किसका अधिकतम तापमान होता है? तापमान किसका अधिकतम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, हाइड्रोजन का जो तापमान होता है अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, हाइड्रोजन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना जो है किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए सभी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? याद रखिए, हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, हमिंग बर्ड। ओके, क्वेश्चन यही पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो याद रखिए, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक आकार किसका बड़ा है? नोट करिए, पौंडीचेरी का आकार सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पौंडीचेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में सबसे छोटा पूछ देता है कि केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक आकार सबसे छोटा किसका है? तो याद रखिए, नोट करिए सभी, लक्षद्वीप का है। किसका स्टूडेंट? लक्षद्वीप का सर्वाधिक आकार सबसे छोटा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी किसके कारण हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए, आबादी के बढ़ने का प्रमुख कारण यही है कि वनों की कमी हो रही है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट करिए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है एक बिल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, अग्नाशय। कौन है स्टूडेंट? अग्नाशय जो है इससे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि कार्य करती हैं और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है।
अंतःस्रावी ग्रंथि भाग से इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन निकलता है, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन निकलता है, और बहिस्रावी से क्षारीय अग्नाशी रस निकलता है जिसे एंजाइम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला, नोट करिए। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? समकालीन थे। किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और ये पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के गुरु माने जाते हैं। पतंजलि क्वेश्चन आता है, रेलवे में पूछता है कि पतंजलि के गुरु कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग पतंजलि के गुरु थे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पतंजलि ने महाभाष्य की, क्वेश्चन पूछता है महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो पतंजलि ने की थी। या कभी कभी पूछ देता है उल्टा करके कि पतंजलि ने किसकी रचना की थी, किस पुस्तक की रचना की थी? तो महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। तमिल साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन स्टूडेंट? तमिल साहित्य। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नोट करिए, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नोट करिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है स्टूडेंट? अहमदाबाद को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अहमदाबाद गुजरात में जो स्थित है, गुजरात का शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल विलियम और प्रिस्टे दोनों ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ए और बी दोनों। ओके, कार्ल विलियम और प्रिस्टे ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किस वर्ष की थी? तो याद रखिए 1772 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ओके, ऑक्सीजन की खोज 1772 ईस्वी में कार्ल विलियम और प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन में कभी कभी कार्ल विलियम को हटा देता है, प्रिस्टे दे देता है, कभी कभी प्रिस्टे को हटा देता है, कार्ल विलियम दे देता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों ही सही हैं। कार्ल विलियम और प्रिस्टले दोनों के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है? याद रखिए, पंचायती राज प्रणाली का व्याख्या करता है। किसका करता है? पंचायती राज प्रणाली का। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। अनुच्छेद 51 का से संबंध है मूल कर्तव्य का। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शुक के रूप में मनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो दीपावली का उत्सव मनाया जाता है तो उसे शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से
उत्तराखंड और नेपाल के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए 1498 में कालीकट में उतरा था। कि इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछ देता है उलट करके कि भारत की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1498 में भारत की खोज हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा था, तो ये भी राइट होगा 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन एक और इससे बन सकता है कि समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन नागरिक कौन था, तो नोट करिए वास्को डी गामा थे। कौन थे? समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाले प्रथम नाविक कौन थे, तो वास्को डी गामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि ना दे करके पाक जल डमरू मध्य भी दे देता, वो भी सही है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन सी जल संधि अलग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना था? नोट करिए, बताइए स्टूडेंट, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, या कह सकते हैं बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो नोट करिए, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के विरुद्ध बीसीजी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? स्थायी उपनिवेश न दे करके उपनिवेश की जगह स्थायी बंदोबस्त दे देता है, तो वो भी एक ही बात है, स्थायी बंदोबस्त का है या स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी? तो नोट करिए, लॉर्ड कॉलिनवास ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। कभी थी? 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक स्थायी बंदोबस्त चला था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्हें भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता था, ये भी नोट करिए। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय नागरिक सेवा के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नोट करिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। नोट करिए, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इनसे संबंधित है। कौन है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, और ये विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1991 से मनाया जा रहा है। विकलांग दिवस ऑप्शन 20 का राइट होगा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है स्टूडेंट। क्या है? आंवला। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला। नोट करिए, एडा। ऑप्शन 20 का राइट होगा, एडा।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक कौन थे? संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताइए, स्वतंत्र समाचार पत्र जो था उसके संस्थापक कौन थे? नोट करिए, उसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे स्टूडेंट? मोतीलाल नेहरू जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू जी इसके संस्थापक थे, स्वतंत्र समाचार पत्र जो था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1919 को इसकी स्थापना हुई थी स्वतंत्र समाचार पत्र की। कहाँ हुई थी? तो ये पूछता है, इलाहाबाद में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र समाचार पत्रिका को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि अभी बताया कि 9 फरवरी 1919 को इसको प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 9 फरवरी 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र समाचार जो पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो नोट करिए, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में इसका प्रकाशन हुआ था। किनके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। सभी नोट करिए क्वेश्चन। आगे देखते हैं। किसने कहा था कि परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है? तो याद रखिए, अरस्तू ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अरस्तू ने कहा था कि परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला, सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो नोट करिए, एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन है स्टूडेंट? एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। अलीगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ के हरदुआगंज नामक एक शहर है, स्थान है, हरदुआगंज नामक ज़िला है। वहाँ पर अलीगढ़ ज़िले का एक हरदुआगंज स्थान है, वहाँ पर सोलर ऊर्जा संयंत्र का शुरुआत हुई थी। ओके, ऑप्शन 20 का राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 660 मेगावाट का सोलर प्लांट था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें कार्बन नहीं होता है? बताइए स्टूडेंट, किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड, कोयला, ग्रेफाइट। तो याद रखिए, इन तीनों में तो कार्बन पाया ही जाता है। डायमंड में पाया जाता है, कोयला में पाया जाता है और ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद का एक प्रमुख घटक क्या है? क्वेश्चन पूछता है, शहद का एक प्रमुख घटक क्या है? नोट करिए, फ्रक्टोज शहद का एक प्रमुख घटक है। शहद को मीठी शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। ओके, चलिए, फ्रक्टोज को मीठी शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। याद रखिए, शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारतीय मुद्रा मुद्रित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, शेर शाह सूरी। और इन्हीं की शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए, शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। खरीद खाते में इनको क्रेडिट किया जाएगा। क्या होगा? खरीद खाता। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, खरीद खाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। पश्चिमी घाट क्या है? नोट करिए, पठारों की ढलान है। क्या है स्टूडेंट? पठारों की ढलान है पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने? 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। औरंगजेब के शासनकाल में, जब औरंगजेब का शासनकाल था तब मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व शुरू हुआ था। और ये क्वेश्चन एक और बनता है इससे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे स्टूडेंट? शिवाजी थे। क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में सबसे अधिकतर छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका स्टूडेंट? थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन बी। विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में 75% के लगभग थोरियम पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। भारत का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो नोट करिए, भारत का किन्नौर जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ स्टूडेंट? हिमाचल में है भारत का किन्नौर जिला। ओके, हिमाचल में है भारत का किन्नौर जिला। इस जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? तिब्बत चीन के साथ लगती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाला सोलर बी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। जापान ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था स्टूडेंट? जापान ने लॉन्च किया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि जो सूर्य का अध्ययन करने वाला सोलर बी सैटेलाइट है किस वर्ष लॉन्च किया गया था? याद रखिए 2006 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन को तुरंत शक्ति कौन प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। ग्लूकोज जो है भोजन को तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ग्लूकोज भोजन को तुरंत शक्ति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रांति में तिलहन उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। पीली क्रांति। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और हरित क्रांति का संबंध बताए स्टूडेंट किससे है? याद रखिए, हरित क्रांति के संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के संबंध किससे? तो नोट करिए, श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति के संबंध किससे? बात करें स्वर्ण क्रांति की, स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से। किससे स्टूडेंट? बागवानी से है स्वर्ण क्रांति का संबंध। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक तथ्यों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। लोक चुनाव में वोट डालना संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन एक द्रव्यता का अनुपात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन एक द्रव्यता का अनुपात है? नोट करिए, चालू अनुपात एक द्रव्यता का अनुपात है। कौन सा अनुपात? चालू अनुपात जो है एक द्रव्यता का अनुपात है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो नोट करिए, राज्य सरकारों द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। संविधान के किस अनुच्छेद में के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? नोट करिए, अनुच्छेद 18। क्या है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को शुरू किया था। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो नोट करिए, धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव जो करता है
तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 16 का संबंध लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 क्या करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो याद रखिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 करता है। किसका करता है? अस्पृश्यता